तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या अंतर होता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन मान के चलते हैं कि आपके पास में ये रिएक्शन दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये जो स्मॉल लेटर्स में जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या है, इनके कोफिशिएंट हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये जो रिएक्शन है, चाहे कोई भी रिएक्शन है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। यानी ए की मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये मैंने ए की मोलर कंसंट्रेशन लिख दी और दूसरे किसका है, बी है रिएक्टेंट, तो यहाँ पे बी की मोलर कंसंट्रेशन लिख दी। तो वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के बराबर। देखो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन दी गई है ए और बी, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनका जो पावर होती है, रिएक्टेंट की जो पावर होती है वो उनके कोफिशिएंट के बराबर होती है। तो यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, और बी की पावर क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ईच कंसंट्रेशन, और जो हर एक कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, रेज्ड विद पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, जितना उसका कोफिशिएंट है उतनी ही उसकी पावर होती है। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ के अंदर क्या कहता है, रेट लॉ के अंदर कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है इनकी प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन जो इनकी जो पावर होती है वो इनके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो दोनों बातें सेम हैं, लेकिन इसकी जो पावर होगी, इन रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो इन कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर हम x लिख लेते हैं और इसकी पावर y लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक तो दोनों बातें क्या हैं, सेम हैं, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, each raised to power which may or may not be equal to their coefficient, यानी वो जो उनकी पावर है रिएक्टेंट की वो उनके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आ जाता है आपका रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, के लग जाता है, यहाँ पे भी के लग जाएगा, ए इसकी पावर ए हो जाएगी और इसकी पावर बी हो जाएगी। और यहां पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो भी के लग जाएगा। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। और के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट। यहां पे हम लिख देते हैं कि के होता है आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब बात आती है कि इन दोनों लॉ में से आखिर कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये सिंपल रिएक्शन के ऊपर ही वैलिड होता है। अब देखो सिंपल रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है सिंपल रिएक्शन। और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये केवल किसके लिए वैलिड होता है, ये केवल सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये रेट लॉ है ये सिंपल रिएक्शन के लिए भी वैलिड होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि इनकी जो पावर होती है वो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ये लॉ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के बराबर है, सिमिलरली यहाँ पे इस इक्वेशन के बराबर है। तो अगर मैं मान लेता कि जो कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन अगर मैं क्या मान लूं, यूनिटी मान लूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। चाहे आप इस इक्वेशन के आधार पे देख लो, चाहे आप इस इक्वेशन के आधार पे देख लो, अगर दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी
होती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और यहां से आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। हैविंग ईच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ले ली जाती है, यूनिटी ले ली जाती है, तब रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ k है यानी k की जो वैल्यू है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो k की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू केवल 3 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरा ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। ये वाला हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं कि वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है ये कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां से आपको पता चल ही गया होगा कि जितनी ज्यादा k की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये थे आपके मेन डिफरेंसेस कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और रेट लॉ क्या होता है। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि कौन सा लॉ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे रेट लॉ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लॉ केवल सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड था, लेकिन ये लॉ दोनों रिएक्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो सिंपल रिएक्शन हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।